हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं FST1 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आधार पाठ्यक्रम के 2020 में पूछे गए एग्जाम्स के क्वेश्चंस और उनके आंसर को। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे इसी तरह के आएंगे और इनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अच्छी तरह देखिए। अगर आप FST1 की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज हमारे चैनल पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप वन बाय वन करके उनका रिवीजन कर सकते हैं, उन्हें देखकर एग्जाम में जा सकते हैं। इससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खगोल शास्त्री वराह मिहिर द्वारा दिया गया कौन सा कथन? पृथ्वी घूमती है और आकाश स्थिर है, ग्रहण राहु और केतु द्वारा लगते हैं, पृथ्वी स्थिर है तथा सूर्य चंद्र और ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। तो वराह मिहिर में जो कथन दिया था दोस्तों, वो दिया था पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चंद्र और ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। मैंने FST1 की वीडियोस में ये सब करा रखा है, तो आप उसे जरूर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वराह मिहिर का कथन याद रखिएगा, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चंद्र और ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। इसके अलावा आर्यभट्ट वगैरह का भी कथन जो होता है उन्हें भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, वो भी एग्जाम में आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान का इतिहास है, तो विज्ञान का इतिहास क्या है देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विज्ञान और समाज की पारस्परिक क्रियाओं और प्रत्येक पर उनके प्रभाव की कहानी है। यही विज्ञान का इतिहास है, विज्ञान और समाज की पारस्परिक क्रियाओं और प्रत्येक पर उनके प्रभाव की कहानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खंड प्रसिद्ध भास्कर द्वितीय 1114 ईस्वी द्वारा लिखे गए सिद्धांत शिरोमणि का भाग नहीं है? तो भास्कर सेकंड द्वारा लिखा गया सिद्धांत शिरोमणि का भाग कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सा है पहले। तो जो सिद्धांत शिरोमणि जो है उसका जो भाग है वो लीलावती है, बीजगणित है और गोलाध्याय है। ये तीनों जो हैं दोस्तों सिद्धांत शिरोमणि के ही भाग है, लेकिन सांख्य दर्शन जो है वो इसका भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से चुनकर कथन को रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रभावशाली सामाजिक दल आविष्कारों का उपयोग समाज में अपनी स्थिति डैश अथवा डैश स्थापित करने के लिए करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सुदृढ़ करने और अधिपत्य। प्रभावशाली सामाजिक दल आविष्कारों का उपयोग समाज में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने अथवा अधिपत्य स्थापित करने के लिए करते हैं। सही बात है दोस्तों, ये आप कॉमन सेंस से भी इसका आंसर दे सकते हैं। ये इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विज्ञान से संबंधित नहीं है? तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है तर्क पर आधारित। तो तर्क पर आधारित जो है वो विज्ञान से संबंधित है। परिवर्तन के लिए तैयार, तो विज्ञान हमेशा परिवर्तन के लिए तैयार रहती है। अगला है नए ज्ञान का सृजन। नए ज्ञान का भी सृजन होता है दोस्तों हमेशा विज्ञान में, साइंस में नए नए आविष्कार और थ्योरीज दी जाती है। अगला ऑप्शन है निजी श्रद्धा और विश्वास का अत्यधिक महत्व। तो दोस्तों ये साइंस का भाग नहीं है, ये धर्म के अंतर्गत आते हैं। श्रद्धा और विश्वास जो है वो धर्म के अंतर्गत आता है, साइंस इसे नहीं मानता। तो इसका ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आदिम जीवन के उपयोगों भाषा के गुणों ने विज्ञान के उद्योग में सहायता करने वाले कथन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन हमें चुनना है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा देखते हैं। भोजन प्राप्त करने अथवा इधर उधर घूमने के विचारों का आदान प्रदान करना। अगला ऑप्शन है भौतिक पदार्थों क्रियाओं और व्यवहार का वर्णन करने में चिन्हों का प्रयोग। नेक्स्ट ऑप्शन औजारों के निर्माण और उपयोग तथा अतिरिक्त भोजन के विनिमय में आदान प्रदान। और भावनाओं को व्यक्त करने नृत्य पूजा आदि में चिन्ह का उपयोग। तो ये जो 4th नंबर ऑप्शन है दोस्तों ये गलत ऑप्शन है। इसमें हम भावनाओं का उपयोग नृत्य पूजा वगैरह ये सब नहीं करते हैं विज्ञान में। बाकी जो ऑप्शंस हैं ये सारे विज्ञान में
यूज होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृषि क्रिया की शुरुआत कब हुई? तो कृषि क्रिया जो है उसकी शुरुआत जो है, आप जैसा कि जानते हैं कि कांस्य युग में हुई थी। कांस्य युग में ही सभ्यताओं का विकास हुआ था, उसी में कृषि की जो शुरुआत हुई थी। पाषाण युग में और आदिम जीवन में लोग कृषि नहीं करते थे, शिकारों पे जीवन यापन करते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कारणों में से कांस्य युग के पतन का गलत कारण कौन सा है? तो कौन सा कारण की वजह से कांस्य युग का पतन हुआ था, वो आपको इसमें से चूज करना है और जो गलत है वो आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन है अनेक शहरों का उदय और विकास। तो ये तो गलत है दोस्तों, क्योंकि कांस्य युग का पतन का कारण शहरों का उदय और विकास नहीं हो सकता। अगला देखते हैं क्या ऑप्शन है। खाना बदोश लुटेरों का आक्रमण, तो ये सही है। और जनसंख्या में वृद्धि जिसके फलस्वरूप शहरों का दबाव बढ़ता गया, ये भी सही है। उत्पादक और अधिकार जमाने वाले दो विभिन्न वर्गों का उदय, ये भी सही है। ये जो टॉपिक है दोस्तों, पॉइंट सही है। मैंने आपको FST1 के वीडियो लेक्चर सीरीज के में करा रखा है, तो वो आप देख सकते हैं उसे, और मैंने PDF में भी दे रखा है, जो PDF में इन सब का अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स के PDF में। तो लिंक उसका भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यजुर्वैदिक काल, यजुर्वैदिक काल की अवधि कितनी है, ये आपको बताना है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यजुर्वैदिक काल है, उसकी जो अवधि थी वो 700 से 400 ईसा पूर्व थी। ये उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आता है, सबसे लास्ट में, वैदिक काल के अंतिम में। तो 700 से 400 ईसा पूर्व जो है यजुर्वैदिक काल की अवधि है। ऋग्वैदिक काल की अवधि बोलेंगे तो वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल की अवधि हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो आइजैक न्यूटन ने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। अगला क्वेश्चन है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता जो है वो किस पर आधारित है? तो आपको पता होगा कि सुश्रुत संहिता जो है वो ऑपरेशन यानी कि शल्य चिकित्सा पर आधारित एक ग्रंथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा शल्य चिकित्सा पर आधारित एक ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। अगर सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो वो बुध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तारे में ऊर्जा स्रोत प्रदान किया जाता है। तो तारे में जो है ऊर्जा का जो स्रोत है वो कैसे मिलता है? तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। जब तारा स्थिर अचल हो जाता है, नेक्स्ट है गैसों के बादल के सिकुड़ने और इसके तापमान में वृद्धि पर, नेक्स्ट ऑप्शन है जब तारे के आंतरिक गुरुत्वाकर्षण बल का उसकी विकृत ऊर्जा के बाह्य बल से संतुलन हो जाता है, नेक्स्ट ऑप्शन है तारे के कोर में जब हाइड्रोजन नाभिक आपस में संगलित होकर हीलियम नाभिक बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन ये 4 नंबर सही हो जाएगा सर। जब तारे में जो है दो हाइड्रोजन नाभिक आपस में मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं, जिससे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है, किसके प्रयोगों से रासायनिक विकास के सिद्धांत की पुष्टि हुई है? तो रासायनिक जो प्रयोगों के सिद्धांत की जो विकास के सिद्धांत की जो पुष्टि हुई है वो मिलर के द्वारा की गई है। ठीक है, मिलर ने प्रयोग किया था जिसकी वजह से रासायनिक विकास के सिद्धांत की पुष्टि हुई है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आकाशगंगा किसका संग्रह है? तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि आकाशगंगा में तारे, गैस और धूल के बादल होते हैं। तो तारे, गैस और धूल के बादल का संग्रह है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, आकाशगंगा। निम्नलिखित में से कौन सा औजार निर्माता थे? निम्नलिखित में से कौन प्रथम औजार निर्माता थे? तो जो प्रथम औजार निर्माता थे दोस्तों, वो ह्यूमन का अलग अलग विकास के संबंध में दिया हुआ है कि कौन से विकास की कौन सी पीढ़ी में जो थे औजार निर्माता थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होमो हैबिलस। होमो हैबिलस जो थे वो प्रथम औजार निर्माता थे। जीवाश्मों की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? तो जीवाश्म की जो आयु है दोस्तों वो रेडियो कार्बन काल निर्धारण द्वारा जीवाश्म की आयु निर्धारित की जाती है। रेडियो कार्बन जो कार्बन
14 होता है समस्थानिक, उसके द्वारा जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है कार्बन 14 द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मुझसे मोटिवेशन मिलती है कि इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबको समाहित किए हुए है और जीव को बाहर से प्रभावित करता है? तो सब चीजों को जो समाहित किए हुए है वो पर्यावरण है। पर्यावरण जो है वो जीवों को प्रभावित भी करता है, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का पता किसने लगाया था? तो रक्त परिसंचरण जो है दोस्तों, उसका पता सर्वप्रथम हार्वे ने लगाया था। इनका नाम विलियम हार्वे था। विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण का पता लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश मृत पौधों और प्राणियों पर अपने अस्तित्व के लिए प्रक्रिया करते हैं? तो कौन करते हैं? तो मृत पौधों और प्राणियों पर जो खाते हैं उन्हीं के बारे में ये पूछा गया है कि कौन जो है मृत पौधों और प्राणियों को अपना भोजन बनाते हैं। तो वो जो होते हैं अपघटक होते हैं। अपघटक जो होते हैं वो मृत पौधों और प्राणियों को खाकर अपने अस्तित्व को कायम रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो प्राकृतिक वरण का जो सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉपरनिकस की क्रांति। कॉपरनिकस की क्रांति क्या है? यानी कि कहा गया है कि कॉपरनिकस ने क्या स्टेटमेंट दिया था, क्या उन्होंने बताया था। तो जैसा कि आपको पता है कि कॉपरनिकस ने बताया था कि सौरमंडल का ऐसा मॉडल दिया था जिसमें सूर्य केंद्र में था और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमते हैं, पृथ्वी और सभी ग्रह। उससे पहले दोस्तों लोग समझते थे कि पृथ्वी स्थिर है और चांद तारे और सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया कि सूर्य जो है वो केंद्र में है और उसके चारों ओर ग्रह और पृथ्वी चंद्रमा चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तकनीकी आविष्कार से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत नहीं हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में किसका योगदान नहीं था ये आपको बताना है। तो भाप इंजनों का प्रयोग, आपको पता होगा कि भाप इंजन का आविष्कार औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत ही हुआ था। कताई और बुनाई के यांत्रिक उपकरण ये भी औद्योगिक क्रांति में ही हुए थे। खदान, धातु विज्ञान और कृषि में यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग, तो ये सब भी औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत ही शुरू हुए थे। यांत्रिक घड़ियां, ये जो ऑप्शन है दोस्तों, यांत्रिक घड़ियां, घड़ियों का जो योगदान है वो औद्योगिक क्रांति में नहीं है, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। यही आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा 1857। 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? गलत कथन चुनना है आपको। तो आहार श्रृंखला में हरे पौधे उत्पादक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन है, नाइट्रोजन स्थायीकृत जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, ये भी सही है। SO2 जिंक जैसी धातुओं को संचारित करता है, ये भी सही ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है, कोई भी सजीव प्राणी अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जुगनू जो है वो अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वैसे ही और भी कई जीव होते हैं जो अपना प्रकाश खुद से उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, गलत कथन। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत के रचनाकार कौन थे? तो श्रीमद् भागवत गीता का जो रचनाकार थे वो महर्षि व्यास थे, तो इसका सही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो देख लेते हैं क्या क्या है। JC बोस, जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने पादप क्रिया विज्ञान, तो ये सही है, इन्होंने पादप क्रिया विज्ञान में महत्वपूर्ण शोध किया था। अगला है CV रमन। CV रमन प्रकाश प्रकीर्णन, CV रमन ने प्रकाश प्रकीर्णन दिया था, ये भी सही है। SN बोस मूल कणों का अध्ययन, SN बोस ने मूल कणों का अध्ययन किया था, ये भी सही है। अगला है DN वाडिया, सांख्यिकी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, DN वाडिया ने सांख्यिकी का नहीं दिया था। तो 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विज्ञान के भंडार से संबंधित कौन सा कथन गलत है?
तो विज्ञान के भंडार से संबंधित जो गलत कथन है वो देख लेते हैं कौन कौन सा है। यह एक लगातार चलने वाली, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो ये भी सही है विज्ञान का। अगला है विज्ञान अटल नहीं होता, ये भी सही है। यह अपने आप को सुधारने वाला है, ये भी सही है। विज्ञान जो है निरंतर करेक्शन होते रहता है इसमें। अगला है विज्ञान वस्तुपूरक नहीं है। तो विज्ञान जो है वो वस्तुपूरक है दोस्तों, वस्तुपूरक नहीं है यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो 28 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो ये सब जो पॉइंट्स है दोस्तों, ये मैंने पीडीएफ में दे रखा था, उसी से ये क्वेश्चन ये सब आते हैं। तो आप चाहे तो पीडीएफ को लिंक में जाकर परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्वनिकी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ध्वनिकी जो है वो ध्वनि का अध्ययन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक प्रकाश वर्ष उस दूरी को कहते हैं जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। यह दूरी लगभग है। तो एक प्रकाश वर्ष में जो दूरी होती है वो 9 × 10⁻12 किलोमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगर मीटर में देगा तो 9 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तारों या तारों से बने समूहों से बने नमूनों को क्या कहते हैं? तो तारों से बने समूहों से जो बनते हैं उन्हें तारामंडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केपलर के अनुसार ग्रहों की कक्षाओं का आकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ग्रहों की कक्षाओं का जो आकार है वो दीर्घवृत्तीय होता है, एलिप्टिकल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ सत्य कथन आपको चुनना है। पृथ्वी पर कोई भी संसाधन गैर नवीकरणीय नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत है। गैर नवीकरणीय संसाधन बहुत सारे हैं। नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग बार बार नहीं किया जा सकता। नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग बार बार किया जा सकता है, जो नहीं किया जा सकता वो गैर नवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत है। अगला है, नवीकरणीय संसाधन कभी खत्म नहीं होते। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षक भोजन है? तो संरक्षक भोजन जो है वो विटामिन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हड़प्पा है और लोथल और मोहनजोदड़ो, ये तीनों जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आते थे। लेकिन केरल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि ये साउथ इंडिया में आता था। और आप सभी को पता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो पाकिस्तान और वेस्ट और नॉर्थ इंडिया तक फैली हुई थी। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का तरंगदैर्घ्य का परिसर जिसे हम आंखों से देख पाते हैं वो बताना है। तो मतलब कि आपको तरंगदैर्घ्य बताना है प्रकाश की किरणों का। प्रकाश की किरणों का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो होता है 4 × 10⁻⁷ मीटर से 8 × 10⁻⁷ मीटर तक। तो हमेशा जो तरंगदैर्घ्य होगा वो पावर माइनस में ही होगा दोस्तों। प्लस वाला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा, 1 और 3 नंबर कैंसिल हो जाएंगे। तो जो इसका सही आंसर है वो 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर के 8 × 10⁻⁷ मीटर है, जो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन चुनना है आपको। तो 6 किरणें गर्म धातुओं से निकलती हैं। दूसरा है, 6 किरणों का उपयोग चिकित्सा में होता है। पराबैंगनी किरणें 6 किरणें और गामा किरणों का ऊर्जा का विशाल भंडार है। अगला है, गामा किरणों का उपयोग कैंसर में होता है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि कभी भी आपको अगर किसी क्वेश्चन में एग्जाम में डाउट हो जाए कि और वो क्वेश्चन समझ में ना आए, तो आप जरूर उस लैंग्वेज को छोड़ करके उसका अल्टरनेट लैंग्वेज में देखने का कोशिश करिए उसी क्वेश्चन को। जैसे कि अगर आप इसे हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश वाले में जा करके एक बार देख ले कि ऑप्शंस में क्या दिए हुए हैं। शायद आपको उस इंग्लिश वाले वर्जन में ज़्यादा सहूलियत मिले किसी किसी क्वेश्चन में। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है, ये आप आजमा कर देखिएगा, आपको बहुत से क्वेश्चन में इसमें फ़ायदा मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ 6 किरणें, एक्सरे किरणों को ही 6 किरणें हिंदी में कहते हैं। तो एक्सरे आपको इंग्लिश में पता होगा, लेकिन 6 किरणें बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो आप जरूर इन सब क्वेश्चन में एक बार इंग्लिश वर्जन भी पढ़ ले जब आपको क्वेश्चन समझ में ना आए। तो इस वाले जो ऑप्शन है इनमें से जो गलत कथन है वो एक्सरे जो होते हैं वो गर्म वस्तुओं से निकलते हैं, ये जो ऑप्शन है ये गलत है।
बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ये बिल्कुल सही है, तो इसका जो 37 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि तारे का द्रव्यमान 8m से 15m तक है तो निम्नलिखित बनाता है। इस द्रव्यमान रेंज में जो तारे होते हैं उनको कहा जाता है न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा जो होता है वो 8m से 15m तक के बीच में होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य के मापन की इकाई। तरंगदैर्घ्य के जो मापन की इकाई है वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य को जो नापते हैं वो हम लोग मीटर में नापते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था जो प्रकाश के जो तरंगदैर्घ्य का जो नाप था उसमें भी मीटर में दिया हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुना है आपको। तो सूर्य के वायुमंडल की बाहरी सतह को प्रभामंडल कहते हैं। बुध पर वायुमंडल नहीं है। बुध के 2 उपग्रह हैं, पृथ्वी के 1 उपग्रह है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बुध और शुक्र की कोई उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत ऑप्शन है और यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी सब जो है सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस खमीरीकरण के दौरान नहीं बनती है? तो खमीरीकरण के दौरान जो गैस नहीं बनती है वो मीथेन गैस नहीं बनती है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, मीथेन गैस नहीं बनती है। बाकी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सड़ते हुए भोजन और कार्बनिक पदार्थों से जीव उत्पन्न होते हैं, ये किसका सिद्धांत है? ये आपको बताना है। तो सड़ते हुए भोजन और कार्बनिक पदार्थों से जीव उत्पन्न होते हैं, ये जो है स्वतः जनन का सिद्धांत है। स्वतः जनन का सिद्धांत कहलाता है सड़ते हुए भोजन कार्बनिक पदार्थों से जीव उत्पन्न होना, क्योंकि ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, तो स्वतः जनन का सिद्धांत कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन है, एड्स निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो आप सभी को पता होगा कि एड्स जो है वो विषाणु जनित रोग है, तो विषाणु वायरस द्वारा एड्स जो है फैलता है। अगला क्वेश्चन है, जीवों के पर्यावरण से परस्पर क्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवों के पर्यावरण से परस्पर क्रिया के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। याद रखिएगा, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी कहते हैं जीवों के पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया को। अगला है, आधार श्रृंखला के निम्नलिखित कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो आपको भरना है यहाँ पे क्या होगा, पौधा है, उसके बाद डैश, मछली, आदमी। तो पौधा के कौन खाते हैं वो आपको बताना है। तो पौधा को गेहूं तो नहीं खाएगा, कीट खाते हैं पौधे को, और कीट को मछली खाती है और मछली को आदमी खाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कीट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो एक से ज्यादा पोषण स्तरों में रहता है? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इनमें से जो मनुष्य है वो एक से ज्यादा पोषण स्तरों में रहता है, क्योंकि वो मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है। तो वो शाकाहारी के भी पोषण स्तर में रह सकता है और मांसाहारी के भी पोषण स्तर में रह सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मनुष्य। चलिए अगला प्रश्न है, समुद्र है, समुद्र क्या है आपको बताना है। पृथ्वी के समताप मंडल की ऊपरी परत, तो ऐसा तो नहीं है पृथ्वी वायुमंडल, समुद्र जो है वो वायुमंडल में तो होगा ही नहीं। अगला है, पृथ्वी का सबसे बड़ा और घना पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो समुद्र ही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। पृथ्वी की सतह से 25 किलोमीटर पर डैश की परत सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणों से भारी मात्रा में सोख लेती है। पृथ्वी की सतह से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर जो परत है वो परत पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और हमें उन हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो उस परत का नाम क्या है बताना है आपको। तो आप लोगों को पता होगा कि ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? संरक्षण के लिए पेड़ों से लिपटने का आंदोलन चिपको आंदोलन है, बिल्कुल सही है। वन और सौर ऊर्जा के प्रमुख संसाधन है, वन जो है वो सौर ऊर्जा के प्रमुख संसाधन है, तो ये भी सही हो जाएगा कहीं ना कहीं। ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर वन समूचे विश्व में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के कारण वन नहीं पाए जाते हैं, बाकी हर जगह पाए जाते हैं वन। अगला है, महासागरीय जल राशि जिसमें भरपूर पोषक पदार्थ होता है और जो प्लवकों के अनेक किस्मों को आश्रय देते हैं, पीली दिखाई पड़ती है।
तो ये यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो महासागर है वो पीली नहीं दिखाई पड़ती हैं। जब उसमें भरपूर पोषक पदार्थ और प्लवक होते हैं तो वो हरी दिखाई पड़ती है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है, यही आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, वो आपको बताना है कि गलत विकल्प कौन सा है। तो अम्ल वर्षा का पीएच मान 7.6 से लेकर 6.0 होता है। तो यही ऑप्शन गलत लग रहा है दोस्तों, क्योंकि जो अम्ल वर्षा है, मैंने आपको बताया है कि अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम हो जाता है। ठीक है, तो 5.6 से कम होता है तो अम्ल वर्षा कहलाता है। तो यहाँ पे 7.6 और 6.0 दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे ऑप्शन देखते हैं। पैन यानी कि पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट नीले भूरे धुंध के रूप में दिखाई पड़ते हैं, तो ये सही है। ओजोन में सांस लेने से स्नायु तंत्र और नाड़ी तंत्र पर प्रभाव करता है, ये भी सही है। ओजोन हानिकारक गैस होती है दोस्तों। ओजोन रबर से बनी वस्तुओं और वस्त्रों को नष्ट करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, पहला ऑप्शन गलत है। तो ये थे 50 क्वेश्चन दोस्तों, 2020 एग्जाम में पूछे गए एफएसटी के क्वेश्चन। बाकी 51 से 100 तक के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आते हुए, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें। और अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो मिलते हैं चलिए पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।